नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अफेयर पीडिया पर। आज का तारीख है 10 जुलाई 2024 और इस दिन के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात। आप देखिएगा, बहुत सारे लोग, जब आप तैयारी विद्यार्थी जीवन में रहते हैं तो बहुत सारे आलोचकों का सामना करना पड़ता है। आलोचना करते हैं लोग कि तुमसे ना हो पाएगा, या उससे ये तो ऐसे करता है वैसे करता है। लेकिन वहीं पे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो जो आलोचक जो थे वो आपके प्रशंसक बन जाते हैं। ठीक है? तो आपको चुपचाप से सब कुछ सहना है, सब कुछ को बोलना, देखते रहना है कौन क्या बोल रहा है। जिस दिन आप सक्सेस होंगे ना, आपका जो कटाक्ष है ना, वो ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है? बस आप चुपचाप से एकदम साइलेंट होके तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब आप सक्सेस होंगे ना, तो आपका जो मतलब ये सफलता है वो शोर मचाएगी। ठीक है? तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा मित्र वन स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर ए डी इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 जो है ये शुरू किया है और इसके तहत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है। यूपी और पड़ोसी देश नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित की जाएगी। यूपी वन हरियाली बढ़ाने के प्रयास में पड़ोसी राज्य और देश के सभी साथ मिलकर 35 करोड़ पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। इस हेतु 35 वन प्रयोगों को द्वारा कुछ स्थानों का चयनित किया गया है। इस महाअभियान में वन विभाग दूसरे राज्य के गणमान्य लोगों को भी शामिल करेगा। 20 जुलाई की लक्ष्य तिथि के बाद वन विभाग वृक्षारोपण जन अभियान 2024 को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है? वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये एक तो हो गया, एक तो मित्र वन, ठीक है, एक हो गया शक्ति वन, दूसरा हो गया, और उसके बाद तीसरा हो गया आपका युवा वन, और चौथा हो गया बाल वन। ये 4 वनों जो है ये वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत ये 4 वन का स्थापना किया जाएगा, है ना? तो इसे भी थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, ठीक है, मुरादाबाद, रामपुर, रायबरेली, बरेली में और पीलीभीत, ये सारे जगह है जहाँ पे ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए, वृक्षारोपण अभियान 2024 नेपाल और सीमावर्ती राज्य पर इस बार मित्र वन बसाएगी राज्य सरकार, योगी सरकार। ठीक है? ये देखिए, आप पेपर का कटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वृक्षारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है? तो ये याद रखेगा। अब यूपी की बात आई है, तो यूपी की सबसे पहले आप देखिएगा कि राज्य दर्शन हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए, ये यूपी जो है, राज्य दर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत मतलब ये काम का है। हर एग्जाम्स में ये बाउंड्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यूपी का जो शेयर, मतलब ये बाउंड्री है, वो किससे किससे शेयर होता है। तो उत्तर में नेपाल के साथ और उत्तराखंड के साथ होता है। फिर उधर से देखिएगा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के साथ होता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ होता है, बिहार के साथ होता है, झारखंड के साथ होता है और छत्तीसगढ़ के साथ होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है? सीमा उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल के साथ होता है, और यही नेपाल बॉर्डर पर जो है अभी वन जो बसाया जाएगा, है ना? उसके बाद देखिएगा, उत्तर में हो गया, उत्तर पश्चिम में हिमालय के साथ भी सीमा साझा होता है। बिहार और झारखंड के साथ पूर्व में सीमा साझा होता है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के साथ होता है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा होता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल है। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पे थे पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत थे। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, और मुख्यमंत्री की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। ये याद रखिएगा। ठीक है? जनसंख्या
19.98 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या 10.44 करोड़ है। महिला जनसंख्या 9.53 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व 829 महिलाएं प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंग अनुपात 912 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 67.60%। पुरुष साक्षरता दर 77.3%। महिला साक्षरता दर 57.2% है। मुख्य भाषा यहाँ पे हिंदी बोली जाती है और दूसरी आधिकारिक भाषा जो है वो उर्दू है। उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और जिलों की संख्या 75 है। यहाँ पे विधानमंडल जो है ये द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट अगर आपसे पूछे तो वो भी यूपी में ही है। और सबसे ज्यादा विधान परिषद का भी सीट जो है वो भी यूपी में ही है। विधानसभा की सदस्यों की सीट जो है वो 404 है। विधान परिषद में 100 सीट है। राज्यसभा में 31 सीट है। लोकसभा में 80 सीट है। ठीक है। और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा जो सीट है वो है यूपी का ही है, ये याद रखिएगा। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस एवं क्रोंच है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश है। राजकीय चिन्ह मछली है। और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को इसको किया गया था। ठीक है। यहाँ पे प्रमुख खनिज में जिप्सम, ठीक है, तांबा, चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। ताजमहल, आगरा, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, रामबाग ये सब घूमने का जगह है। यहाँ पे थारू, भोटिया, जौनसारी ये सब, शौका, बुक्शा, राजा, राजी जो है ये सब यहाँ पे प्रमुख जनजातियां हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी में ही है, ये इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कृत्रिम अंग जो है निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ये एक गाजियाबाद में भी स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में विश्वाम्बर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 ये किसे प्राप्त हुआ है? तो हु हैज बीन रिसीव्ड द विश्वाम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2024? तो ये जो मिला है ये शिव शंकरी को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, शिव शंकरी। ये तमिल लेखक हैं, याद रखिएगा। विश्वभांबरी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 इनको मिलेगा। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिलेगा, है ना, साहित्य के क्षेत्र में ये मिलेगा। शिव शंकरी को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल भी मिलेगा। और ये कब मिलेगा? 29 जुलाई को हैदराबाद में मिलेगा, ये याद रखेगा, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सी नारायण रेड्डी जी की 93वीं जयंती समारोह है। इसमें तेलंगाना के सीएम जो रेवंत रेड्डी हैं ये यहाँ पे मुख्य अतिथि होंगे। और आपको बता दें कि ये जो शिव शंकरी हैं ये फीमेल हैं और ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता भी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। विश्वाम्बर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2023 की बात करें तो गीतकार जावेद अख्तर को ये मिला था 2023 का। और 2024 में ये मिला है तमिल लेखक शिव शंकरी को। 2024 में शिव शंकरी जी को मिला है और 2023 में जावेद अख्तर को मिला था गीतकार के लिए। इस बार तमिल लेखक को मिला है। ठीक है। तो ये हैं आपके जो इनको मिलेगा। इनका नाम क्या है? शिव शंकरी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे हैदराबाद के बारे में बात करें तो ये तेलंगाना जो है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये याद रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अब अमरावती होने वाली है। ठीक है, अमरावती। ये है आपकी तेलंगाना। तेलंगाना की जो ये है राजधानी वो हैदराबाद है। और ये 29वां राज्य के रूप में 2 जून 2014 को बन के आया था। क्षेत्रफल 1,14,840 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, ये देखिए। उसके साथ साथ पश्चिम में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से सीमा साझा करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे कर्नाटक है, ये वाला महाराष्ट्र है। दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये देखिए, दक्षिण और ये पश्चिम में भी, पूर्व में भी आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे मुख्य भाषा तेलुगु और उर्दू बोले जाते हैं और मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे रेवंत रेड्डी हैं। वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल मतलब के चंद्रशेखर राव थे और प्रथम राज्यपाल ESL नरसिम्हन थे, ये याद रखेगा। जनसंख्या यहाँ पे 3,52,86,757 है और जनसंख्या घनत्व 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 67.22%। जिला यहाँ पे 31 है। वैश्विक धरोहर की बात करें तो वारंगल जो है ये वैश्विक धरोहर है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि काकतीय रुद्रेश्वर जो रमप्पा मंदिर है तेलंगाना में ही स्थित है और इसको सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में भी यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांस्कृतिक, ठीक है, कल्चरल। अगर विधान मंडल की बात करें तो यहाँ पे एक सदनात्मक विधान मंडल है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 119, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 17 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 7। नदियां, मूसी नदी जो है वो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये हैदराबाद मतलब यहाँ ये तेलंगाना से भी होके गुजरती है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, फसलें जो है वो गेहूं, ज्वार, कपास, मूंगफली, गन्ना ये सब है। बांध में अगर बात करें तो निजाम सागर बांध, महबूब नगर स्थित जुराला प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर बांध, ये सब कहाँ पे है तो तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। निजाम सागर बांध और नागार्जुन बांध ये याद रखेगा, ये सब पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे की आबादी लगभग 27.3% है, ये सब रहने दीजिए, बाकी इसमें कुछ और पढ़ने का नहीं है। तेलंगाना 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बन गया था। नव सृजित तेलंगाना में आंध्र प्रदेश से 23 में से 10 जिलों को शामिल किया गया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख चंद्रशेखर राव इस नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। इसे पूर्व आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने ESL नरसिम्हा को तेलंगाना के पहले राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई थी, ठीक है। यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? तो भारत का पहला जो विश्व विरासत शहर है वो हैदराबाद है, ये याद रखेगा। 1591 में निर्मित चार मीनार हैदराबाद में ही स्थित है, ठीक है। हैदराबाद की स्थापना गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा किया गया था और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है, ये याद रखिएगा। ये 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है 2020 को, ठीक है। जीआई टैग में यहाँ पे देखिएगा 10 वर्षों के लिए जीआई टैग मिलता है, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ये होता है और किसी विशेष क्षेत्र में ये पाया जाने वाला पदार्थ हो चाहे किसी भी प्रकार का उसको दिया जाता है, ठीक है। निर्मल फर्नीचर, ठीक है, गढ़वाल साड़ीज, हैदराबादी हलीम, चेरियल पेंटिंग, हैदराबादी बिरयानी भी यहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद देखिए बनाना बनांगल पाले जो मैंगोज है वो भी इसका जीआई टैग मिला हुआ है। पोचमपल्ली इकट लोगो ये सब सारे को वारंगल ड्यूरीज ये सब जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सींग वाले मेंढक की एक नई प्रजाति को खोज निकाली है, ठीक है। तो सींग वाली जो मेंढक है वो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सींग वाला मेंढक मिला है, एक प्रजाति मिली है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्य जीव अभयारण्य में एक नई प्रजाति सींग वाले मेंढक की प्रजाति को खोज निकाला है। नया खोजा गया सींग वाला मेंढक माओसन के सींग वाले मेंढक से काफी मिलता जुलता है जो वियतनाम और चीन में पाया जाता है, ठीक है। पहले इस प्रजाति की गलत पहचान मायोसन सींग वाले मेंढक के रूप में किया गया था। जेनोफ्रिस, ये इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, जेनोफ्रिस मायोसोनेंसिस ये इसका नाम है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जो इस मेंढक की प्रजाति है ये वियतनाम में अपने समकक्ष की तुलना में 4.4% से लेकर 5.5% की
आनुवांशिक असमानता प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं पेपर का कटिंग, यहाँ पे सिंग वाला मेंढक मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश को हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश जो है, ये सबसे यहाँ पे चीन के साथ सीमा साझा करता है, असम के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर है। क्षेत्रफल 83,743 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में देश में सबसे देश का जो 14वां राज्य बना था क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद सीमाएं यहाँ पे उत्तर एवं उत्तर पूर्व में तिब्बत और चीन से लगता है, दक्षिण में असम तथा नागालैंड से लगता है, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये म्यांमार भी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल से भी इसका सीमा साझा होता है, सॉरी भूटान से लगता है, सॉरी सॉरी ना, भूटान से लगता है। राज्य दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, और वर्तमान जो राज्यपाल यहाँ पे हैं वो कैवल्य विक्रम परनाडाई है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कैवल्य। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो पेमा खांडू थंगुन ही थे। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा थे। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भीम्स नारायण सिंह थे। उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। अंग्रेजी राजकीय भाषा जो है यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है। जनसंख्या 0.13 यानी कि 13,82,611 करोड़ मतलब है। और उसके बाद पुरुष जनसंख्या 0.07 करोड़ और महिला जनसंख्या 0.06 करोड़। दशकीय वृद्धि दर 26% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और लिंग अनुपात 938 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 65.4%। महिला साक्षरता दर राज्य साक्षरता दर की बात करें तो 65.4%। पुरुष साक्षरता दर 72.6% और महिला साक्षरता दर 57.7%। विधानमंडल एक सदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 1, लोकसभा में 2। राजकीय पशु ताकिन है। राजकीय पक्षी पीकॉक फेजेंट। राष्ट्रीय पार्क में नामदफा राष्ट्रीय पार्क और तिरप राष्ट्रीय पार्क यहीं पे स्थित है। ईटानगर, लाली बुक्का और मायो अभयारण्य यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नदियां यहाँ पे सुबनसिरी, सियांग, कामेंग, लोहित और तिरप, ये सब जो है नदियां जो कि अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं। दर्रे यहाँ पे यांगताम, कांगेरी, थुंगू, चौकन और ये दिफू दर्रा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको हमारा ये प्रयास, आपको राज्य दर्शन पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। प्रमुख नगर ये सब छोड़ दीजिए। जिलों की संख्या 20 है। और यहाँ पे जनजातियां की बात करें तो मिसमी जनजाति, मोनापा जनजाति, ये मिसमी जनजाति क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोम्पो जनजाति, ठीक है, आप तानी मारी, ये सब जनजाति का नाम है। बोरी जनजाति, ठीक है, डफला जनजाति, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख त्योहार में न्योंगपोंग, उसके बाद यहाँ पे लोसार फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। प्रमुख खनिज में कोयला, कच्चा तेल, डोलोमाइट और चूना पत्थर। अरुणाचल प्रदेश का जो ऑरेंज है इसको जीआई टैग मिल चुका है, और मिसमिस जो सिल्क है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है। तो परी का मतलब क्या है? तो अभी परी का मतलब है, ये है पब्लिक ऑफ आर्ट्स, यानी कि भारत की सार्वजनिक कला। ये पब्लिक ऑफ आर्ट्स, ये याद रखिएगा, परी का फुल फॉर्म है पब्लिक ऑफ आर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक ऑफ आर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अभी सांस्कृतिक मंत्रालय यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। प्रोजेक्ट परी के तहत पहला अभ्यास दिल्ली में हो रहा है। यह आयोजन विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के साथ मेला खाता है, जो कि 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत लंबे समय से
कलात्मक अभिव्यक्ति का एक जीवंत केंद्र बना रहा है, जिसमें से लोक कला का समृद्ध इतिहास देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता को दर्शाता है। प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और जटिल भित्ति चित्रों से लेकर भव्य सार्वजनिक मूर्तियों और जीवंत सड़क कला तक, भारत के परिदृश्य हमेशा कलात्मक चमत्कारों से सुशोभित है। ठीक है। प्रोजेक्ट जो परी है, सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा यह क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक कला को सामने लाना और आधुनिक विषयों में तकनीकों की शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक विरासत को प्रेरणा इसको शामिल करना। ठीक है। इस परियोजना के तहत देश से 150 से अधिक दृश्य कलाकार विभिन्न दीवारों, पेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर्तियां, महत्वपूर्ण कार्यों को बनाने के लिए एक साथ आए हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट परी के लिए बनाई जा रही प्रस्तावित मूर्तियां विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, जिसमें प्रकृति के प्रति सम्मान, नाट्य शास्त्र से प्रेरित विचार, गांधी जी, भारत के खिलौने, आतिथ्य, प्राचीन ज्ञान, नाद एवं मौलिक ध्यान, ध्वनि, जीवन का सामंजस्य, ये कल्पतारु दिव्य शामिल है इसमें। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट परी। ठीक है। कल्चरल मिनिस्टर, सांस्कृतिक मिनिस्ट्री। ठीक है। ये देखिए, पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये प्रोजेक्ट परी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी कि रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो डिजिटल भारत निधि जो है, ये इसको सार्वजनिक यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद रखेगा। भारत डिजिटल निधि जो है, डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगा। ठीक है। यानी कि इसके जगह पे अब भारत डिजिटल निधि कहलाएगा। दूरसंचार विभाग ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि से बदलने के लिए एक मसौदा जारी किया है। इसमें दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत काम की गई है। ये सब सारे चीज देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में हु हैज बीन बिकम यूएस फर्स्ट फीमेल चांसलर। तो फीमेल चांसलर जो है वो राचेल रिप्स बनी है। एक मिनट फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रचेल रिप्स। ये यूके की फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ महिला राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी है। ऑप्शन नंबर ए, रिचेल रिप्स। ठीक है। एंजेला रेनर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और डेविस लैमी को विदेश सचिव नामित किया गया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो बने हैं, इसमें उनकी कैबिनेट में 25 लोगों की टीम बनाई गई है, 11 महिलाएं शामिल है इसमें। ठीक है। चलिए ये सब बाकी सारा चीज तो है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और यहाँ पे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री वो ऋषि सुनक हुआ करते थे, जो कि भारत के ही मूल निवासी थे, मतलब वहां के मूल निवासी थे लेकिन भारत वर्षीय थे वो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में सरकार ने ऐसी एसी और एलईडी लाइट के लिए पीएलआई स्कीम के लिए आवेदन विंडो फिर से ओपन कर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीएलआई किस वर्ष घोषित किया गया था। तो पीएलआई जो है वो 2021 में लागू हुआ था। पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही आपको स्कीम मतलब ये मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है। इंसेंटिव मिलेगा। ये किस लिए किया गया था? आत्मनिर्भर के तहत ये सारा काम किया गया था ताकि हमारा देश में प्रोडक्शन बढ़ सके और हम एक एज ए एक्सपोर्टर कंट्री यहाँ पे बन के आ सके। ठीक है। तो ये 2021 में इसको शुरू किया गया था। 14 सेक्टरों में प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की गई थी।
ठीक है, और उसके बाद मई में इसको फिर स्वीकार कर लिया गया था। अभी जो है ये 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक 90 दिनों के लिए ये खिड़की फिर से खोल दी गई है। अब तक 6,962 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य वाले 66 आवेदकों को पीएलआई योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चुना गया है, यानी कि इसको मिला है। ठीक है, इसमें एसी है, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट विनिर्माण घटकों और उप असेंबली के लिए सफेद वस्तुओं की पीएलआई स्कीम को 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, यह योजना 6238 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ 2021-22 से 2028-29 तक 7 साल की अवधि में लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये अभी एसी और एलईडी के लिए प्रोजेक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को इसको खोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आप पीआईबी का कटिंग भी देख सकते हैं, 90 दिनों के लिए अभी किया गया है। एप्लीकेशन जो है ये 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक खुली रहेगी। ठीक है, पीएलआई स्कीम। आई होप आपको समझा दिया होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए लेकर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 तक 4 साल के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो ऐसा करने वाला बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। ठीक है, ये याद रखेगा, बीपीसीएल। बीपीसीएल जो है वो 2024 का लॉ जो पेरिस में ओलंपिक होगा और लॉस एंजलिस में 2028 का जो ओलंपिक होगा उसमें भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी जो है वो बीपीसीएल किया है। भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी के में 4 साल के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी किया है। तो ये फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी के लिस्ट में भी आता है और ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, यह साझेदारी पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस लेके ओलंपिक 2028 तक जो लॉस एंजल्स में चलेगा वहां तक चलेगी। ये 4 साल की साझेदारी भारतीय एथलीटों के दृढ़ संकल्प और साहस का समर्थन करती है, उन्हें सलाम करती है। ठीक है, बाकी सारा चीज तो दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स, है ना। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को दिया गया है? तो अभी महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र को चुना गया है। ठीक है, महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 मिला है, ये याद रखिएगा। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया है। यह घोषणा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा की गई है। 10 जुलाई को नई दिल्ली में एक समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, 10 जुलाई को, यानी कि आज के ही दिन। ठीक है, समिति ने पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए महाराष्ट्र की सतत विकास नीतियों को मान्यता दी है। तो आपको ये महाराष्ट्र याद रखना है। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र का भी हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा लोकेशन है जो कि मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा होता है, छत्तीसगढ़ से भी होता है, तेलंगाना से भी होता है, कर्नाटक से भी होता है। ठीक है, यहाँ गोवा से भी होता है, इधर में अरब सागर से भी होता है और इधर गुजरात से भी होता है। ठीक है, मुंबई इसकी राजधानी है। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी सीमा साझा है जो है वो पश्चिम में अरब सागर से होता है, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा से होता है, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से होता है, उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश से होता है। भारत केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, ये जो है दादर नागर हवेली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इससे भी सीमा साझा करता है और दमन और दीव से भी सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस है। 1 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वाई चौहान थे और प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। जनसंख्या 11.23 करोड़, पुरुष जनसंख्या 5.82 करोड़, महिला जनसंख्या 5.41 करोड़। जनसंख्या घनत्व 365 व्यक्ति प्रति हजार पुरुष है और लिंग अनुपात 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 929 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। साक्षरता दर राज्य का 82.3%, महिला साक्षरता दर
75.9%। ठीक है। मराठी यहाँ पे मुख्य आधिकारिक भाषा है और प्रमुख त्योहार शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव ये मनाया जाता है। यहीं पे आपको काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी घूसर बनमुर्गी है। जिला 36 है। द्विसदनात्मक यहाँ पे विधानमंडल है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 48, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 29 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 78। ठीक है। पर्यटन स्थल अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कैनरी गुफाएं, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय क्षेत्र ये सब है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड ये मुंबई में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। भारत का हॉलीवुड सिटी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। बॉलीवुड सिटी भी आपको मुंबई को ही कहा जाता है। ठीक है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में स्थित है। करेंसिंग जो नोट छपाई होता है वो नासिक में छपाई होता है, ये याद रखिएगा। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदल करके मुंबई किया गया था। भारत का हॉलीवुड सिटी मुंबई को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज हवाई अड्डा ये मुंबई में स्थित है। ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जो है वो सब छोड़ दीजिए। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जिसे बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। और ये एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बंदरगाह है, नेचुरल पोर्ट है। महाराष्ट्र जो है ये इसका उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है, ये याद रखेगा। ठीक है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं। ठीक है। सह्याद्री सतपुरा बालघाट पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और नासिक में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जबकि इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है। ये याद रखेगा। यहाँ पे कोल्हापुरी जो सोलापुर चादर है, कोल्हापुरी चप्पल है, नागपुरी ऑरेंज है, पुनेरी पगड़ी है। ठीक है। ये सब नासिक का ग्रेप्स है, ये सबको जीआई टैग मिल चुका है, ये याद रखिएगा। बहुत सारा है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में 2 खिताब जीतने वाले कौन बने हैं? तो अभय सिंह जो है ये एशियाई जो स्क्वैश डबल स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ है उसमें 2 खिताब जीते हैं अभय सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उन्होंने वेलावन में सेंथिल कुमार के साथ पुरुष युगल का खिताब जीता। अभय कुमार और सेंथिल कुमार ने मलेशिया के दूसरे वरीय योंग साई हंग और सायाफिल कमल पर जीत हासिल की है, यानी कि इनको हरा कर। ठीक है। 2024 एशिया स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 4 से 7 जुलाई तक मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है, ये याद रखेगा। अभय सिंह एक भारतीय पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे अभय सिंह किस खिलाड़ी से संबंधित है, तो ये हैं आपके स्क्वैश खिलाड़ी हैं। वह लड़कों की अंडर 19 श्रेणी में पूर्व भारत की एशिया नंबर 1 भी रहे हैं। जोशना को इस साल की शुरुआत में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।